स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब वालों का। काफी दिनों बाद आपसे आज क्लास में मुलाकात हो रही है। चिंता मत करिए, मुझे मालूम है आपकी परीक्षाएं हैं, परीक्षा नजदीक है, तो आपके पास उतना समय नहीं होगा कि मेन ग्रुप को आप बहुत लंबा खींच सकें। वैसे भी मेन ग्रुप को लंबा खींचने का सिलेबस पुराने जमाने में हुआ करता था। IIT JEM ने भी सिलेबस बदल दिया है, नेट भी सिलेबस बदल चुकी है ना। अभी तो नहीं बदला, नेट ने तो पिछले दिनों ही पैटर्न बदल दिए थे। सिलेबस इन सेंस की क्वेश्चन का पैटर्न नेट ने बदल दिया। नेट तो सिलेबस लिखती ही नहीं है, कुछ डिस्क्राइब करती ही नहीं है, अभी बता दूंगा आपको। और गेट ने भी अपने सिलेबस को थोड़ा सा और चेंज कर दिया है। तो ये सिलेबस किस तरफ जा रहा है, जो नया आजकल चेंज हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे यूपीएससी के सिलेबस पे भी। और मेन ग्रुप के क्वेश्चंस क्यों नहीं होते हैं, एक बहुत बड़ा एक जनरल प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि मेन ग्रुप वो पढ़ लेता है 30 लेक्चर, 35 लेक्चर, 38 लेक्चर, 45 लेक्चर, 40 लेक्चर, पर सवाल नहीं होते उससे। उस पर भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि वो क्यों नहीं होते हैं सवाल और उसकी क्या प्रॉब्लम है। मेन ग्रुप का जो सिलेबस है, गेट का भी और जेम का, IIT JEM का, दोनों का ही सिलेबस पिछले दिनों थोड़ा चेंज हुआ है और क्वेश्चंस के पैटर्न में भी थोड़ा चेंज हुआ है। पहले क्वेश्चनों का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट आया करता था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की स्टोरी उनके सिलेबस में लिखी हुई थी। दैट्स वाई बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और उनका रोल बहुत बड़ा था। बट क्योंकि अब कंपाउंड केमिस्ट्री बेस्ड हो गया है सारा खेल, मतलब पूरा का पूरा खेल उठ के कंपाउंड केमिस्ट्री में चला गया, दैट्स वाइज अब थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बात बता रहा था कि एक्चुअली क्या है, मेन ग्रुप बहुत सारा पढ़ने के बाद भी 25, 30, 35, 40 बहुत सारे लेक्चर, 45 लेक्चर भी लोग बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद भी सवाल नहीं होते। पढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्वेश्चन नहीं होते। उसकी एक बेसिक जो प्रॉब्लम है, वो बेसिक प्रॉब्लम बेसिकली मेन ग्रुप के उसमें छिपी हुई है कि उसको आप पढ़ेंगे कैसे। मेन ग्रुप एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत समय वेस्ट किया जा सकता है। लॉट ऑफ टाइम कैन बी कंज्यूम्ड इन मेन ग्रुप, कैन बी कंज्यूम्ड, बट टू द पॉइंट कैसे बात करेंगे मेन ग्रुप की और आपके सवाल कैसे बनेंगे, ये चर्चा है आपको 2-3 क्लासेस बाद, एक दो क्लासेस में क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हमारा अब जो ध्यान होगा, फोकस होगा, वो सिलेबस ओरिएंटेड और क्वेश्चन ओरिएंटेड होगा। दूसरी बात। तीसरी बात, क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास समय कम है, आई नो वेरी वेल, आपके एग्जाम आपके सर पे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे बहुत ज्यादा बेसिक्स में या बहुत ज्यादा आपको लंबा लंबा समझा रहा हूं, वैसा नहीं करूंगा। थोड़ा सा हम मॉडरेट वे लेके चलेंगे, समझेंगे भी और साथ में क्वेश्चंस के साथ हम चलेंगे। मतलब क्वेश्चंस का हम लोग सपोर्ट लेके चलेंगे, बैकअप लेके चलेंगे, वो बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का बैकअप से मेरा मतलब, जो पिछले 20 पेपर्स के CSIR नेट के पेपर्स हैं, पिछले 20 पेपर्स, 20 पेपर्स, वो सारे के सारे जितने मेन ग्रुप के सवाल आए हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे कंप्लीटली। साथ में IIT JEM के जो 10 साल के या 15 साल के आज तक के जो सवाल आए वो भी सारे कवर करेंगे। टिफर में जितने सवाल आज तक आए वो भी कवर करेंगे। गेट में जितने सवाल मेन ग्रुप के आए वो भी सारे कवर करेंगे। और आपको पता ही है, मैं जब पढ़ाता हूं, आपने देखा ही है कि बेसिकली मेरी PPT के अंदर सारे प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी होते हैं। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं रखता हूं, सो दैट कि बच्चों को आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। इट मींस पहले तो आप कुछ बातें समझ लें। पहला तो ये कि यहाँ मेन ग्रुप पढ़ने के बाद आप इस जो मेरा सेशन चल रहा है मेन ग्रुप का, इसको पढ़ने के बाद आपको कोई किताब नहीं पढ़नी, आपको कोई नोट्स नहीं पढ़ने, एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड मैं पढ़ाऊंगा। इसमें इट मींस आपका पूरा जितना सिलेबस है वो टिक कवर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको कहीं से भी प्रैक्टिस नहीं करने। अगर आप केवल और केवल मेरे क्लास के PPTs के सवाल भी प्रैक्टिस कर लेंगे और जो मैं आपको पेपर्स कराता हूं या टेस्ट कराऊंगा, वो टेस्ट भी आप क्लास में हाथों हाथ करते जाएंगे, हाथों हाथ टेस्ट आप करते जाएंगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। इट मींस थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं डिफरेंट वे इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अब तक जो मेन ग्रुप आप पढ़ते आए, अक्सर हमारे बच्चों ने भी पढ़ा और पहले भी पढ़ा, वो भी मेरा ही एक पैटर्न वे था जो मैंने पहले कभी शुरू किया था बैक बॉन्डिंग से। मैं नहीं ये बेसिकली मेन ग्रुप का पैटर्न इजाद किया था किसी जमाने में बैक बॉन्डिंग से। उस जमाने में इसलिए हम बैक बॉन्डिंग और ज्यादा पढ़ते थे या पढ़ रहे हैं बिकॉज बेसिकली कॉन्सेप्चुअल जो आपका पार्ट है उस पर ज्यादा ध्यान देना होता था, क्योंकि सिलेबस जो था मेन ग्रुप का वो उस तरह से डिजाइन नहीं है। अब क्योंकि सिलेबस डिजाइन बदल गया तो ऑब्वियसली मेरा आना जरूरी था। एक बार मैं पढ़ा दूंगा, फिर तो आप बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने लगेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार मैं पैटर्न आपको बता दूंगा तो मैं टीचर्स के लिए भी बेसिकली वो एक पैटर्न बन जाता है, तो वो भी मेरा मदद करना बनता था, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं मेरी तरफ की वो पढ़ाएंगे, वो एक नए पैटर्न को जब अडॉप्ट करेंगे तो कैसे करेंगे सो दैट कि वो कंटिन्यू कर सके उस पर। तो उनके लिए भी, उनकी भी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, मेरे पास आई है बहुत सारे लोगों की, बिकॉज सेक्रेटरी डेवलपमेंट भी मेरा एक पार्ट होता है।
तो उसमें भी लोग कह रहे थे कि एक बार आप मेन ग्रुप को नए तरीके से लेके चलिए। सो ये सारी बातें आपकी थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। आइए मैं थोड़ा सा सिलेबस पे आपको लेके चलता हूं, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर सिलेबस नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि टेस्ट भी मैं यहीं करा दूंगा, ठीक है। टेस्ट भी नहीं, रिकॉर्डेड सब्सक्रिप्शन में मेरा मेन ग्रुप नहीं है तो यहां पढ़ लीजिए, राव जली महाराजा, यहां पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। सो आईआईटी जेम सिलेबस एक बार देखते हैं, और टेस्ट भी मैं करा दूंगा। टेस्ट भी मैं सातों हाथ ही करा दूंगा, तो टेस्ट भी करा दूंगा, क्वेश्चन भी करा दूंगा, प्रीवियस ईयर भी करा दूंगा, पीपीटी भी करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा और कम समय में करा दूंगा। ऑल इन लेस टाइम, ओके, ऑल इन लेसर टाइम, कम समय में मैं करा दूंगा, ठीक है। 3 क्लास मुझे थोड़ा सा बेसिक के लिए लगेगी, 3 क्लास, 3 से ज्यादा नहीं लगेंगी। उसके बाद में, और उसमें बेसिक नहीं, उसमें भी कंपाउंड केमिस्ट्री में मैं आऊंगा, तो बहुत कम समय में, ऑल इन लेस टाइम, कम समय में आप सारा का सारा, लेस टाइम, लेसर टाइम क्या, लेस टाइम में मैं आपको मतलब ऑप्टिमम टाइम में आपको करा दूंगा, ठीक है। तो इस क्लास को तो आप वैसे भी काउंट ना करें, बिकॉज ये क्लास थी, उसमें तो मैं आपको बताना ही है और पढ़ाना भी है। तो आइए जरा समझते हैं क्या है आईआईटी जेम का सिलेबस। पहले तो ध्यान देते हैं, देखो रिएक्शंस ऑफ एल्कालाइन और अल्कली मेटल्स दे रखा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और वाटर, यानी कि ये एस ब्लॉक का है। मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं, आपको पता है मेन ग्रुप जो केमिस्ट्री है वो आपकी 2 हिस्सों में बटी हुई होगी, राइट। मेन ग्रुप एलिमेंट जो केमिस्ट्री है आपकी वो 2 हिस्सों में बटी हुई होगी, 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में बटी हुई है, दैट इज वहां पे लिखा हुआ भी है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, राइट। एस ब्लॉक केमिस्ट्री एंड पी ब्लॉक केमिस्ट्री दोनों में बटी हुई है। एस ब्लॉक थोड़ा छोटा है, पी ब्लॉक केमिस्ट्री थोड़ी बड़ी है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं इनको। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों की स्टडी हम लोग करेंगे। आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं सिलेबस क्या है। तो यहां तक एस ब्लॉक का चल रहा है कि एल्कली और एल्कालाइन अर्थ मेटल जो है, एएम और एईएम जो है, उनकी रिएक्शंस आपको करवानी है किस किस से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से और वाटर से। So you have to react alkaline earth metals with oxygen, hydrogen and water. इनके साथ आपको इनका ट्रीटमेंट। So this is S block का पार्ट। Alkali and alkaline earth metals in liquid ammonia. This is very important. रिएजेंट में भी पढ़ते हैं इसको। ये टॉपिक बहुत जगह आ जाता है, ठीक है। ये रिएजेंट में भी आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे सवाल आएगा ही आएगा आईआईटी जेम में, मतलब पूरे चांस है इस पे सवाल आएगा आपका। सो ये कई जगह पढ़ते हैं, सॉल्वेंट थ्योरी में भी ये पढ़ते हैं। जब आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स पढ़ते हैं, पानी के अलावा दूसरे सॉल्वेंट्स पढ़ते हैं, तो सॉल्वेंट थ्योरी में लिक्विड अमोनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट आता है जिसका रोल बहुत बड़ा है, उसमें भी इसको पढ़ते हैं, तो ये भी है। अच्छा, यहां तक आपका मामला था एस ब्लॉक का, दिस इज एस ब्लॉक। सो एस ब्लॉक का मामला कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब है ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट इन ए ग्रुप, ठीक है। इसमें एस और पी दोनों आ गए। एस और पी में जो ग्रुप है उस ग्रुप वाइज प्रॉपर्टीज, ग्रुप वाइज प्रॉपर्टीज मतलब उसमें मोस्टली प्रॉपर्टीज तो अपन पीरियोडिक में पढ़ लेते हैं, जैसे साइज की बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात, ये सब पढ़ लेते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ते वहां, जो यहां पढ़नी है, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी। और उसके साथ एक इनर्ट पेयर इफेक्ट चिपक के आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट और इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट तो उन्होंने खुद ने ही डाल दिया है, उसको हम समझेंगे। फिर डायरेक्टली सिर्फ इतनी बात खत्म हो जाती है, और इतनी बात के बाद सीधा शुरू हो जाता है सिंथेसिस, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। डायरेक्टली कंपाउंड केमिस्ट्री है, सीधी सीधी कंपाउंड केमिस्ट्री है। उसके बाद ये पूरी की पूरी जो है ना, वो सारी की सारी कंपाउंड केमिस्ट्री है। और बस यही प्रॉब्लम है कि बच्चे कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ते ही नहीं है, और कंपाउंड केमिस्ट्री ही बेहद इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड केमिस्ट्री में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हैलाइड्स, ठीक है, जीनोन के फ्लोराइड्स, वो सब लिखे हुए हैं आपको कंपाउंड केमिस्ट्री में। हम एक एक कंपाउंड को देखेंगे और एक एक कंपाउंड की डिस्कशन करेंगे। डाइबोरेन, अमोनिया, सिलेन, फॉस्फीन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फलाना ढिमकाना, सल्फर ये, हैलाइड ऑफ सिलिकॉन्स, phosphorus, synthesis property of बोराजीन, सिलिकॉन, फॉस्फाजीन, सिंथेसिस और रिएक्शन ऑफ जीनोन के फ्लोराइड्स। तो ये सारी की सारी कंपाउंड केमिस्ट्री का हिस्सा है। इट मींस अगर मैं इस सिलेबस को बहुत ढंग से आपके सामने पढ़ूं, तो कुछ मैं ऐसा पढ़ सकता हूं इस सिलेबस को। अगर मैं आपके सामने इसको पढ़ के दूं, मतलब ऐसे नहीं पढ़ के, मतलब इसको एक्सप्लेन करके दूं आपके सामने, मैं एक टीचर की तरह इसको एक्सप्लेन करके दूं, पढ़ के दूं, तो मैं कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर सकता हूं, यहां से यहां तक जो कहानी है
वो एक तरह से एस ब्लॉक की स्टोरी है, वो वाली स्टोरी आपको एक देखनी है। दूसरी स्टोरी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट देखना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये वाला चीज देखना है दूसरा, ठीक है। और तीसरी चीज आपको जो समझनी है दैट इज बेसिकली बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में कैसी कैसी बॉन्डिंग होती है मेन ग्रुप के कंपाउंड्स में, ठीक है ना। और फिर कंपाउंड केमिस्ट्री, ठीक है, बॉन्डिंग इन कंपाउंड में भी कंपाउंड केमिस्ट्री आ गया, उसके बाद सीधा सीधा कंपाउंड केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद सीधा सीधा कंपाउंड केमिस्ट्री की बात करेंगे, और कंपाउंड केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे तीन बातों की, ठीक है, तीन महत्वपूर्ण बात। पहला बॉन्डिंग, कंपाउंड्स में बॉन्डिंग। अच्छा पहले तो आप लोग सब अपना एग्जाम के लिए निश्चिंत हो जाइए, मैं सारे सवाल करा दूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूं आपको, ठीक है। समय नहीं है इसलिए मैं बाकी बच्चों को कह भी नहीं रहा हूं, जिनको पढ़ना है वो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो अभी अपना समय अपना दे सकते हैं। बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ये साफ साफ लिखा हुआ आपका। फिर सिंथेसिस, कैसे बनेंगे वो सिंथेसिस, ठीक है, दूसरा पॉइंट कंपाउंड केमिस्ट्री का। और तीसरा पॉइंट है प्रॉपर्टीज, कि उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल, फिजिकल। सो ये तीन पिलर्स हो गए। ये कुल मिला के सिलेबस में आपको मतलब आपको समराइज कर दिया, ये में आईआईटी जैम का सिलेबस हो गया। एस ब्लॉक की कुछ छोटी सी बात पढ़नी है, दो तीन बातें जो भी बहुत ज्यादा नहीं है एस ब्लॉक की बात, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट और नेट फिर इफेक्ट, फिर आपकी कंपाउंड केमिस्ट्री की स्टोरी पढ़ लेनी है, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अच्छा नेट में ना कुछ मेंशन नहीं होता है, कुछ लिखते नहीं है नेट वाले, यही समस्या उनकी। बट उन्होंने जो लिखा है ना उसको पढ़ के आप समझ सकते हो कि कंप्लीटली वो कंपाउंड केमिस्ट्री की तरफ इशारा कर रहा है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड्स, उनकी कंपाउंड केमिस्ट्री के बारे में मेनली इशारा कर रहा है। उसमें एलोट्रॉपी ये तो वहां भी था यहां भी है, उसके बाद वही सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और इंडस्ट्रियल यूज। अच्छा गजब की बात है, इसका मतलब अगर नेट का सिलेबस की बात करूं तो सीधी सीधी कंपाउंड केमिस्ट्री है, डायरेक्टली कंपाउंड केमिस्ट्री है ना, सीधी सीधी कंपाउंड केमिस्ट्री है। और कंपाउंड केमिस्ट्री बस वही तीन पिलर थे, एक नया पिलर जोड़ रखा है दैट इज इंडस्ट्रियल यूज, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल। इसका मतलब अगर मैं इस सिलेबस को पढ़ के आपको सुनाऊं तो मैं आसानी से आपको ये बात बता सकता हूं कि नेट के सिलेबस से ज्यादा बड़ा है जेम का सिलेबस, बिकॉज जेम में और ज्यादा इलॉबरेटिव है, नेट में इतना ही कह के निकल रहा है। मतलब कंपाउंड केमिस्ट्री तो जेम में भी था, सो नेट और जेम का सिलेबस में कोई खास डिफरेंस मेन ग्रुप में है नहीं। बाकी बॉन्डिंग और फलाना ये तीन पॉइंट तो मैं पीछे बता ही चुका था कंपाउंड केमिस्ट्री के, वो तीनों पॉइंट तो यहां पे लिखे हुए आपके, बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और प्रॉपर्टीज। ये नेट का पेपर आ गया। अब हम बात करते हैं गेट के पेपर की, जरा चर्चा करते हैं गेट की। गेट में क्या क्या है, पूरी की पूरी साफ साफ लिखा हुआ है, बॉन्डिंग भी नहीं है, सीधी की सीधी कंपाउंड केमिस्ट्री। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि दरअसल मेन ग्रुप में इतना सारा पढ़ने के बावजूद भी क्यों नंबर नहीं आते, बिकॉज कंपाउंड केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हम। और इसने तो साफ और मेंशन कर रखा है, हाइड्राइड, हैलाइड, ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड, नाइट्राइड, सल्फाइड्स, इनकी शेप और रिएक्टिविटी, शेप तो बॉन्डिंग में हो जाती है तो इसकी चर्चा मत करो, रिएक्टिविटी सारी, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग वो भी थोड़ा थोड़ा, बोरेन्स, कार्बोबोरेन्स, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, बोरोनाइट्राइड्स, बोराजीन्स, फॉस्फाजीन्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इसकी भी चर्चा ये सब जगह है। फॉस्फोरस और सल्फर के भी एलोट्रॉप, एलोट्रॉपी में सब जगह आ गया। इंडस्ट्रियल यूज तो है ही, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट ये हो गया। और सूडो हैलोजन एक छोटा सा एक्स्ट्रा टॉपिक मेंशन किया इन्होंने, बाकी तो नोबल गैस की केमिस्ट्री में हो ही जाएगा। और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, तो कुल मिला के सब में कॉमन सा ही मामला मुझे दिखाई दे रहा है, कोई एक्स्ट्रा चीज है नहीं। शेप्स तो बॉन्डिंग में पढ़ ही लेते हैं सारे के सारे हम लोग, वो तो मैंने सारी बॉन्डिंग में आपको कराई रखी है, ज्योमेट्री और शेप तो। अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस की बात कर लेते हैं फटाफट, ये भी एक बार देख लेते हैं। इसमें भी बोरेन्स, बोराजीन्स, फॉस्फाजीन्स, साइक्लिक फॉस्फाजीन, सिलिकेट, सिलिकॉन, इंटरहेलोजन, कंपाउंड केमिस्ट्री, सल्फर, ये फलाना। इसमें कंपाउंड केमिस्ट्री का एक सेगमेंट में, कंपाउंड केमिस्ट्री को 3 सेगमेंट में पढ़ाऊंगा आपको नॉर्मली कंपाउंड केमिस्ट्री में ऑक्साइड, हैलाइड ये सब एक तरफ, दूसरे कंपाउंड केमिस्ट्री में पॉलीमेरिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, केजेस की बात करेंगे, केजेस भी साथ चलेगा। अच्छा एक और बात बता देता हूं मैं आपको, एक नेट वाले एक और बात सुन लो, नेट और गेट वाले, स्पेशली नेट और गेट वाले एक और बात सुन लो, आपकी एक और यूनिट है दैट इज कॉल्ड केज, वो भी आपका यहीं कवर हो जाएगा, है ना प्लीज।
नेट और गेट में एक और यूनिट है आपकी केजेस, वो केजेस भी यहीं कवर हो जाएंगी। सो इसमें बेसिकली उन्हीं केजेस वाली और जो पॉलीमेरिक कंपाउंड्स है ना, पॉलीमेरिक कंपाउंड, उन सब की चर्चा ज्यादा है। नॉर्मली हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, ये सब यूपीएससी में नहीं है। तो यूपीएससी में आपको मैं अगर ऐसा समझाऊं कि शुरू की 5-6 क्लास में आपका काम हो जाएगा, उससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है यूपीएससी में। फर्स्ट 5-6 क्लासेस में आपका मामला हो जाएगा, उससे आगे की आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। थोड़ा बस 5-6 क्लासेस का पढ़ लीजिएगा, उससे आपको, उसके आगे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सीएसआईआर नेट के लिए भाई। हाँ, जिसने एस ब्लॉक पी ब्लॉक नहीं पढ़ा उसके लिए एनफ नहीं, मोर देन एनफ होगा चारू, मोर देन एनफ होगा एकदम। विष्णु गुप्ता एकदम इजी हो जाएगा। इजी नहीं, इजी का बाप आप जानते ही इजी हो जाएगा। अच्छा, यूपीएससी जियोकेमिस्ट सिलेबस, उसको भी मैं लिख के लाया हूं। अगर उस जियोकेमिस्ट सिलेबस की बात करें तो रिएक्शंस ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज हाइड्राइड, हैलाइड, ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की केमिस्ट्री, इसमें वो वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, इसमें पॉलीमेरिक कंपाउंड्स का, इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी का, ठीक है, फॉस्फाजेंस, बोरेंस, उन सब की कहानी, केजेस की स्टोरी नहीं है। तो इसका मतलब इसको यूपीएससी दोनों को मिला ले, यानी कि यूपीएससी मेंस वाले को मिला ले प्लस मेरी आंख और पता नहीं क्यों फड़क रही है, यूपीएससी जियोकेमिस्ट को मिला ले। अभी अभी मैं आया ही हूं दिल्ली, दोनों को, तो कुल मिला के वो नेट का सिलेबस बन जाता है। ठीक है, तो आधा हिस्सा है, इसमें भी कुछ चैप्टर्स होंगे जो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। सो ये था सिलेबस। आइए अब हम कंपाउंड केमिस्ट्री की तरफ एंटर करते हैं। चालू करें। इंडस्ट्रियल यूज यहीं से करेंगे भाई, सुस्मिता रीड्स यही करेंगे इंडस्ट्रियल यूज, डोंट वरी। इंडस्ट्रियल यूज यही करेंगी सुस्मिता, एकदम यही करेंगी, एकदम यही करेंगे इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है सुस्मिता जी, काफी है नेट के लिए। फैजल बसीर बहुत है नेट के लिए। आइए अब मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, कंपाउंड केमिस्ट्री। शुरू यहां से करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, बिकॉज पुराना जो डर रहा था वो तो सिलेबस ही बदल गया, आजकल सब कंपाउंड केमिस्ट्री का ही मामला है। आइए कंपाउंड केमिस्ट्री से ही खेल को शुरू किया जाए। कंपाउंड केमिस्ट्री के 4 पिलर्स हैं। ठीक है, 4 पिलर्स हैं, सिलेबस में भी क्लियरली मेंशन्ड है। पहला पिलर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग। दिस इज फर्स्ट पिलर ऑफ कंपाउंड केमिस्ट्री। ठीक है, दूसरा पिलर है दैट्स कॉल्ड प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सिंथेसिस, राइट। सिंथेसिस आपका हो गया, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज सेकंड पिलर, साफ साफ लिखा हुआ। थर्ड पिलर है आपकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज, केमिकल फिजिकल दोनों ही आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज। और फोर्थ पिलर है कंपाउंड केमिस्ट्री का, दैट्स इंडस्ट्रियल यूज। दैट्स कॉल्ड, द फोर्थ पिलर इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। आइए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट में हम बॉन्डिंग और बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी चर्चा करेंगे, साथ में एक और कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ लेंगे। एक तो बॉन्डिंग की चर्चा कर लेंगे, अच्छा बॉन्डिंग जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है वो नहीं करेंगे, उसके अलावा एबनॉर्मल बॉन्डिंग की चर्चा करेंगे। तो एक तो इसके अंदर कुछ बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ते, दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग, है ना। कन्वेंशनल तो आपको आती है, नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग, वो कन्वेंशनल तो आपको आती है बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने मेरे पूरे यूट्यूब पे पूरे लेक्चर्स पढ़े हुए, ऐप पे भी आप लोग देखते हैं, रिकॉर्डेड में। सो एक तो नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम थोड़े से देखना चाहेंगे और इन्हीं के साथ फिर कंपाउंड केमिस्ट्री को लपेटेंगे हम। इसके साथ हम नॉर्मली उन कंपाउंड्स को लपेटेंगे जिन कंपाउंड्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, जैसे फॉस्फाजेन, बोराजेन, है ना, बोरेंस, डाइबोरेन, फलाना, डिमकाना, चमकाना, इनऑर्गेनिक एरोमेटिक इंटरकैलेशन, सब हम मतलब आप इस कहानी में इस नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग में आप लोग समझेंगे, बॉन्डिंग और नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग दोनों को मिला के। और इसके साथ हम लोग निपटाएंगे कहानी को हैलाइड्स, ठीक है,
ऑक्साइड, सिंपल वाले ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, ठीक है, नाइट्राइड्स, है ना, और हाइड्राइड्स, उनको हम इसके साथ निपटाएंगे। तो कुछ कंपाउंडों को हम इसके साथ निपटाएंगे, कुछ कंपाउंड इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है, कुछ कंपाउंड इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फलाना ढिमकाना, ये सारा का सारा खेल अपन हाउस क्राफ्ट जरूरत ही नहीं है भाई राजमीना, जरूरत ही नहीं है। मेरी क्लास में हाउस क्राफ्ट से लेके फलानी क्लास से लेके ढिमकाना क्राफ्ट तक सब आ जाएगा। हाउस क्राफ्ट, हुई, टार, एवरीथिंग विल बी इन द क्लास। सब कुछ कोशिश करूंगा सबको क्रिस्प कर दूं, समराइज कर दूं और आसानी से करवा दूं। हाँ, बायोलॉजिकल फैक्ट है फटकना, यस यस। सो आइए पहला टॉपिक शुरू करता हूं दोस्तों। बेटा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेन ग्रुप के अंदर जो बॉन्डिंग्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन में हम लोग बॉन्डिंग पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेशन की बॉन्डिंग में कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। जैसे पहला एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है बेसिकली CFT थ्योरी, जो नॉर्मली हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ते, VBT तो पढ़ लेते। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है LFT थ्योरी। तो ऐसे हर चैप्टर में हर क्लास ऑफ कंपाउंड्स की अपनी बॉन्डिंग होती है, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उनके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। सो ऐसे ही मेन ग्रुप में भी कुछ ऐसी बॉन्डिंग्स होती है जो मेन ग्रुप को डिफाइन करती है, मेन ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो उनको हम नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग बोलते हैं। आइए मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, उस प्रश्न का जवाब आप मुझे देंगे। प्रश्न है कि एक नाइट्रिक एसिड मान लीजिए ले लिया जाए HNO3, और अगर हम नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर आपके सामने में बना के दूं इस तरह से, दिस इज नाइट्रिक एसिड, राइट, HNO3, ओके, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दैट्स कॉल्ड HNO3। ये भी स्ट्रक्चर होती है, और कई लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बना के इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, डबल बॉन्ड O, और कई लोग यहां पर माइनस यहां पर प्लस ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डील कर रहे हो, चार्ज की फॉर्म में कर रहे हो कि अनचार्ज की फॉर्म में डील कर रहे हो, ठीक है, वो एक ही बात है। सो एक कंपाउंड ये है आपका वर्सेज एक कंपाउंड ये है आपका फास्फोरस का, उसमें भी डबल बॉन्ड है RRR, ठीक है। ये फॉस्फीन्स का एक तरह से ऑक्सी डेरिवेटिव है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या डिफरेंस है इस कंपाउंड की बॉन्डिंग में, इसमें और इस कंपाउंड की बॉन्डिंग। अच्छा, एक और बात पूछनी है मुझे, इस नाइट्रिक एसिड की जगह मान लीजिए मैं सल्फ्यूरस एसिड लेता, ये वाला, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, राइट, या इट्स सल्फ्यूरस एसिड। तो आपको मुझे एक बात समझानी है कि इस सल्फ्यूरस एसिड में और उसमें क्या डिफरेंस है, राइट। इसको मैंने बनाने के लिए ऐसे बना दिया, बाकी याद रखना उस तरफ झुका हुआ होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं बॉन्ड एंगल्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं, केवल स्ट्रक्चर्स की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। सो मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं। सो ये जो पाई बॉन्ड है इस तरफ लिखे हुए हैं इनमें, और ये जो पाई बॉन्ड है इस तरफ लिखा हुआ है, इसमें क्या फर्क है। इस पर एक सवाल आ चुका है CSIR नेट में, तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि इसी से सवाल की शुरुआत करते हैं। नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं, वो तो बन जाते हैं। पाई बॉन्डिंग जो है ना, पाई बॉन्डिंग, वो मेन ग्रुप में एक अलग स्टाइल की पाई बॉन्डिंग होती है, अलग स्टाइल की पाई बॉन्डिंग से डील करना पड़ता है। जब हम सेकेंड रो एलिमेंट्स की बात करते हैं, सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जब थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी पाई बॉन्ड्स की बहुत समस्याएं होती हैं। सो बेसिकली इनको समझना है हमको। हाँ, डी पाई पी पाई वो तो ठीक है, वो तो नेचर ऑफ पाई बॉन्डिंग ठीक है, अगर वैसा बोलते हो तो ओके ओके। चलिए मैं ही सवाल, क्योंकि अपने पास ज्यादा समय नहीं, तो आइए मैं ही स्टोरी शुरू करता हूं इस कहानी को, कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग की कहानी शुरू करते हैं। अगर मैं इस पाई बॉन्डिंग को साइडवाइज ओवरलैपिंग से दिखाना चाहूं, इफ आई शो दिस पाई बॉन्डिंग बाई साइडवाइज ओवरलैपिंग, राइट, अगर मैं दिखाना चाहूं तो क्या मैं इस तरह से दिखा सकता हूं ये पाई बॉन्डिंग को साइडवाइज ओवरलैपिंग से, ऐसे करके, ऐसे दोनों हाफ फील्ड होंगे, दोनों इंटरैक्ट करेंगे और इस तरीके से बनेगा। क्या मैं ऐसा दिखा सकता हूं? अगर मैं इस वाली पाई बॉन्डिंग को दिखाना चाहूं तो क्या मैं इस वाली पाई बॉन्डिंग को भी ऐसे दिखा सकता हूं? क्या यहां भी ये जो दोनों पाई बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड बने हुए ये वाले, क्या यहां भी
हाफ फील्ड इंटरेक्शन है इसकी तरह? आई एम आस्किंग टू यू, क्या यहां भी इसकी तरह हाफ फील्ड इंटरेक्शन है? क्या है? क्या यहां भी हाफ फील्ड इंटरेक्शन है उसकी तरह? क्या यहां भी हाफ फील्ड के बीच का इंटरेक्शन है क्या? क्या ऐसा है क्या इंटरेक्शन? उत्तर है यहां तो ऐसा है नॉर्मली एक पाई बॉन्ड बनने का, बट यहां ऐसा नहीं है। दरअसल ये एक कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग, यहीं से कहानी की दरअसल स्टोरी यहीं से शुरू होती है। ये एक कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग है, कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग, और ये एक नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग है। गजब की बात है। दिस इज नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके का है, उसको आपको समझना है। फर्क यह है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, इसी पे सारी कंपाउंड केमिस्ट्री बेस्ड है। सारी कंपाउंड केमिस्ट्री इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं वो बहुत बढ़िया पी पाई बॉन्डिंग्स करते हैं, बहुत बढ़िया। अगर सेकंड पीरियड वालों से करना पड़े तो, क्योंकि नॉर्मली ये 2p पाई होती है, इसीलिए उनमें अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, बढ़िया बॉन्डिंग हो जाती है। ये नॉर्मली 2p पाई होती है, इसीलिए बढ़िया बॉन्डिंग्स हो जाती है। बट थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो पी पाई करने में उतने बढ़िया नहीं है। नॉट सो गुड, उतने अच्छे नहीं है पी पाई करने में, नॉट सो गुड। मीन्स जो 2p पाई 3p पाई बॉन्डिंग है, इसकी भी बात करें, 3p पाई तो छोड़ दे, इट्स नॉट गुड बॉन्डिंग, राइट? ये नॉट सो गुड बॉन्डिंग, वो उतनी बढ़िया ओवरलैपिंग है नहीं, उतनी बढ़िया बॉन्डिंग का टाइप होता नहीं है। इसलिए थर्ड पीरियड वालों ने एक अलग ही रास्ता निकाला। ये तो कन्वेंशनल बॉन्डिंग थी, थर्ड पीरियड वालों ने एक अलग ही रास्ता निकाला, और वो अलग रास्ते को कहते हैं पी पाई डी पाई नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग। ओ माय गॉड, क्या बोलते हैं इसको? पी पाई डी पाई नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग, नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग, जिसको छोटी क्लासों में, है ना, छोटी क्लासों में उसको बैक बॉन्डिंग के नाम से भी कहते हैं अपन। बट याद रहे, बैक बॉन्डिंग उतना बढ़िया वर्ड है नहीं इनको डिस्क्राइब करने का। ठीक है, बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं, पर बैक बॉन्डिंग में जब हम पढ़ते हैं तो अभी मैं आपको समझाऊंगा, छोटी क्लासों में बैक बॉन्डिंग का जो दायरा होता है वो बहुत छोटा होता है, उसकी कंडीशन बहुत छोटी होती है कि भैया एक सेकंड पीरियड का होना चाहिए, एक थर्ड पीरियड का होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और बैक बॉन्डिंग 3 तरह की होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये नॉन कन्वेंशनल बैक बॉन्डिंग्स जाने किस किस तरह की होती हैं, कई तरह की होती हैं, कई तरह की बैक बॉन्डिंग्स होती हैं, कई तरह की बैक बॉन्डिंग जो है आपकी नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्ड जो है नॉन कन्वेंशनल। अभी ये बताऊं आपको नॉन कन्वेंशनल कैसे, समझा होगा? ये नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग्स जो आपकी हैं, पाई बॉन्डिंग्स जो आपकी हैं बैक बॉन्डिंग, ये कई तरह की हो सकती। इनमें एक फेमस है, दैट इज पी पाई डी पाई, फेमस, राइट? दिस इज पी पाई डी पाई, फेमस नॉन कन्वेंशनल। इसमें एक और होती है कई बार, दैट्स पी पाई, बट ये पी पाई नॉर्मली 2p पाई होती है, नॉर्मली जनरली ऐसी होती है। और अनकन्वेंशनली ये कभी कभार रेयर केसेस में 2p पाई 3p पाई हो सकती है, पर वो उतना बढ़िया बॉन्डिंग होगा नहीं। वही बढ़िया बॉन्डिंग हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा पी पाई डी पाई का रोल ही नहीं बचेगा। अच्छा, और किस तरह? और भी बहुत तरह की हो सकती है,
डिपेंड करता है, ये n से पाई स्टार भी हो सकती है, इनको बोल सकते हैं अपन n पाई पाई स्टार्स, ये भी बॉन्डिंग हो सकती है, जहां पे n पाई को हम डेफिनेटली d पाई पाई स्टार भी बोल सकते हैं, ये भी नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग ही है। दीज आर ऑल्सो नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्ड्स। और कई बार ये n2 पाई स्टार जो है ये बेसिकली सो मेनी टाइम्स ये बेसिकली कई बार p पाई पाई स्टार भी हो सकती है। p पाई पाई डिपेंड करेगा एक्चुअली नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका है कौन सा, उस पर हम चर्चाएं करेंगे, उस पर हम थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि हायर क्लासेस में आगे छोटे बच्चे नहीं रहे हम, ठीक है, छोटे बच्चे नहीं रहे हम, हायर क्लासेस में आगे तो इस तरह की पाई बॉन्डिंग्स भी आपको नॉन कन्वेंशनल फॉर्म में देखने को मिल सकती है। इट मे अराइज, ये इस तरह की पाई बॉन्डिंग भी आपको कभी कभार देखने के लिए, कभी कभार समझने के लिए मिल सकती है। तो ये कुछ नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग्स हो गई, इनको हमको पढ़ना है। अच्छा, ये क्या मतलब है इस नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्ड का, और ये कन्वेंशनल पाई बॉन्ड क्यों नहीं है जैसे नॉर्मली बनता है, आइए मैं इसकी चर्चा करता हूं। आइए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं इसके लेके चर्चा करता हूं, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है, यहीं से आपको समझ में आएगा। मैं कहता हूं 90% लोग है ना इस डबल बॉन्ड को समझते ही नहीं है जिंदगी में, नहीं। आपसे भी मैं पूछता कि क्या ये डबल बॉन्ड में बैक बॉन्डिंग, आप भी मना कर देते, क्या है बैक बॉन्डिंग, ना ना ना, क्या है बैक बॉन्डिंग, क्या है इसमें बैक बॉन्डिंग, हमारा तो फलाना थर्ड पीरियड ढिमकाना खाली पाली ना है। दरअसल ये दूसरा जो बॉन्ड है ना ये ऐसा है ही नहीं। अगर हम इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर मेंशन करेंगे तो या तो इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर ये है जनाब, अगर आप इसको करना चाहो, या तो इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर है ये, दैट इज O माइनस, यस एब्सोल्यूटली यस, या तो ये मेंशन करिए इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर, या अगर इस स्ट्रक्चर की एक और स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह की होगी, P कोऑर्डिनेट O माय गॉड, O P कोऑर्डिनेट O कोऑर्डिनेट P, R, ये कन्वेंशनल डबल बॉन्ड नहीं है, ये कन्वेंशनल डबल, और ये यही नहीं सल्फ्यूरिक एसिड में भी नहीं है, सल्फ्यूरस एसिड में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, इसमें भी एक कन्वेंशनल पाई बॉन्ड नहीं है, नहीं है। अगर कन्वेंशनल पाई बॉन्ड होता नॉर्मली तो फिर हम इस तरह की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आसानी से बना नहीं पाते, इजीली नहीं बना पाते, जबकि इसकी आसानी से इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जा सकती है क्योंकि एक नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्ड है, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल पाई बॉन्ड। ये कहानी इलाइड्स में भी होती है, आपने देखा होगा, आपने पढ़े होंगे, C डबल बॉन्ड PPH3 बराबर, जो भी आप PPR3 या PR3 टाइप के, PPH3 टाइप का कुछ भी ले लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड, ये भी नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग का एग्जांपल है। एक्चुअली ये नॉर्मल पाई बॉन्ड होता नहीं है, दरअसल इसको आप नॉर्मल पाई बॉन्ड सोचते हैं, इलाइड्स पढ़े होंगे ना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट, इन दिनों में मेन ग्रुप में पढ़ा था, सॉरी नेम रिएक्शन में पढ़ा रहा हूं आपको, ये 100% एक नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं होता है, कन्वेंशनल पाई बॉन्ड नहीं होता है, तभी तो हम इसका तुरंत आसानी से उतना जल्दी हम इसका प्लस माइनस बना देते हैं मिनटों में इसका माइनस प्लस बना देते हैं मिनटों में। हम वो हमको समझना चाहिए कि इन्हें मिनटों में कैसे बनाया, ऐसे हम क्या कार्बोनिल का मिनटों में प्लस माइनस बना देंगे क्या, कोई नहीं कभी नहीं बनाएंगे। क्या ऐसे कार्बोनिल का माइनस नहीं बना सकते रेजोनेंट स्ट्रक्चर, पर उतनी स्टेबल होती नहीं है ये स्ट्रक्चर, इसको तोड़ने के लिए हमको बहुत यत्न करने पड़ते हैं। याद करो, बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, फलाना ढिमकाना, ये आसानी से हम आयनिक फॉर्म में ही इसको दिखाते हैं, क्योंकि दरअसल ये ऐसा होता ही नहीं है। जब इसको आप ढंग से लिखोगे तो ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है, और वो भी नॉन कन्वेंशनल टाइप की, इस टाइप की बॉन्डिंग है। दिस इज सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ऐसी बॉन्डिंग है। दरअसल ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, यही अपन को समझना है कि ये बला क्या है, मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों मैं इनमें इस तरह की बॉन्डिंग्स के लिए नकार दे रहा हूं कि नॉर्मल पाई बॉन्ड या कन्वेंशनल पाई बॉन्ड नहीं है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बैक बॉन्डिंग तो समझ ही जाएंगे, बैक बॉन्डिंग तो ये है ही। कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल जो हाफ फील्ड के इंटरेक्शन से बनता था, हाफ फील्ड के इंटरेक्शन से बनता था, हाफ फील्ड, ठीक है। अच्छा, इसको समझोगे तो बॉन्डिंग तो समझ ही जाएंगे। बैक बॉन्डिंग तो ये है ही, उसका बैक बॉन्डिंग मतलब बैक बॉन्डिंग ही कहते हैं इसको, ओवरऑल प्रोसीजर को। मतलब अगर कहा जाए तो अनकन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग को, जिसको छोटा 2p में कर दिया अपन ने, ऐसा होता नहीं है। बट इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें समझेंगे।
एक्चुअली इस कहानी का जो मूल तत्व है ना, वो कहानी का मूल तत्व पैदा ही इसलिए हुआ क्योंकि 2p पाई 3d पाई बॉन्डिंग जो होती है ना, ये पूरी कहानी का जो राज तत्व है ना, वो ये है, वो बेटर होती है 3p पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग से या 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग से। बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बताऊं, मतलब सारी कहानी का राज इसी में छिपा है। इस लाइन ने ही सारी कहानी को समझ, यही लाइन है जो रेस्पॉन्सिबल है इस नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग की, यही लाइन रेस्पॉन्सिबल है। दिस लाइन इज बेसिकली रेस्पॉन्सिबल, कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल। ये बढ़िया गुड बॉन्डिंग होती है, गुड बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग होती है या ठीक ठाक बॉन्डिंग होती है। ये नॉट सो गुड बॉन्डिंग, उतनी बढ़िया बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, चाहे बैक बॉन्डिंग में हो या बिना बैक बॉन्डिंग में, कहीं भी हो, ये उतनी बढ़िया है। अगर ये बढ़िया होती, इफ सपोज अगर ये बॉन्डिंग अच्छी होती तो 100% ये कन्वेंशनल पाई बॉन्ड ही होते, जैसे नॉर्मली CO2 में देखते हैं, नॉर्मली जैसे कन्वेंशनल CO2 में देखते हैं, या नॉर्मली नाइट्रिक एसिड में देखते हैं, मतलब कहीं भी इस तरह के कन्वेंशनल पाई बॉन्ड ही होते हैं। आइए अब इसको समझाता हूं मैं, ये है क्या कहानी, ये स्टोरी क्या है। आइए इस स्टोरी को समझते हैं। मैं कंपाउंड बना रहा हूं और इस कंपाउंड से ही आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन किए देता हूं। P डबल बॉन्ड OR R। बस एक छोटी सी चीज है, इसको समझ लो प्लीज, एक छोटी सी चीज है, इसको समझ लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, छोटी तो है पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लो। अगर मैं इसको नॉर्मल फास्फोरस की बॉन्डिंग की तरह बनाऊं तो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, यस ऑफ कोर्स 3s2, 3p3, यस ऑफ कोर्स 3p3, एंड 3d खाली, यस ऑफ कोर्स 3d खाली, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मतलब कोई बुराई ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, यस ऑफ कोर्स, यस एब्सोल्युटली यस। अब अगर मुझे फास्फोरस के 5 बॉन्ड, अगर ये नॉर्मल पाई बॉन्ड होता, ओ माय गॉड, अगर ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होते, अगर ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होते, सामान्य कोवेलेंट बॉन्ड होते, जैसे कि CO2 में होते हैं, अगर इस तरह की स्टोरी होती, या NO2 में होते हैं, या बराबर मतलब इन सब में जिनमें होते हैं, अगर ये नॉर्मल इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते नॉर्मल, तो ऐसे केस में 5 बॉन्ड बनाने हैं फास्फोरस को, 1 2 3 4 5, और 5 बॉन्ड यहां से बनेंगे नहीं, आपको पता है, इसीलिए आपको इस पेयर इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करवाना पड़ेगा, और जब आप इसको अनपेयर करवाएंगे तो स्टोरी एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी, आपको एक्साइटेशन करवाना पड़ेगा। आप जानते ही हैं इस कहानी को, बॉन्डिंग में आपने पढ़ाई है इस कहानी को, तो ये एक अनपेयर रह जाएगा स्टोरी, ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रह जाएंगे और ये खेल इस तरह से। मैं आपको गजब बता रहा हूं, ये ढंग से समझ लेना बेटा, यही नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग जो है, वही राज में है, वही राज है फॉस्फाजेंस का, फलाना सल्फाजेंस का, सल्फर नाइट्रोजन का बॉन्ड को तो छोड़ दो, लेकिन सल्फर का भी डी ऑर्बिटल बार, उसका इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी, सबके बेस में, सबके मूल में यही नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग है, यही छुपा हुआ है सबके मूल में। सो अगर आप इस कहानी को समझे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, और अगर इस तरह का हो गया तो एक्साइटेशन होके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन की 5 बॉन्डिंग बना दीजिए, आप आराम से बना देंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा आपका, तो ऑफ कोर्स सिग्मा की बात करें तो 4 ही सिग्मा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर दीजिए। कमेंट छोड़ दीजिए, आपका समय बहुत कम है भाई, लोगों डिस्ट्रक्टिव लोगों से दूर रहिए, आपका समय बहुत कम है परीक्षा का, ठीक है। सो फोकस ऑन एग्जाम, बिल्कुल कमेंटों में छोड़िए, आप बस परीक्षा के लिए मैं मदद कर रहा हूं, प्लीज आपका मेन ग्रुप का सवाल हो जाना चाहिए, इसके लिए मदद कर रहा हूं, प्लीज उस मदद को समझिए और फालतू की बातों को छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, नेट की प्रिपरेशन होती है बिल्कुल। अब इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, इस कहानी को। अगर नॉर्मल होता तो 4 सिग्मा बॉन्ड होते हमारे, ये आर, ये आर, ये आर और ये ऑक्सीजन, हमने 4 सिग्मा बना दिए। जनाब जल्दी करते हैं, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये आपका पाई बन गया, ये वाला पाई। हाँ है, ये भी पी पाई डी पाई,
हाँ है, ये भी पी पाई डी पाई, पर ऐसा होता तो ये कन्वेंशनल पी पाई डी पाई होता। कन्वेंशनल से मेरा मतलब हाफ फील्ड इसका होता, हाफ फील्ड इसका होता और हाफ फील्ड इसका होता, तब ये कन्वेंशनल पाई बॉन्ड होता। पर एक्चुअल में थर्ड पीरियड ऑनवर्ड केमिस्ट्री में ऐसा होता ही नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली डी ऑर्बिटल्स की ब्यूटी होती है कि वहां ऐसा नहीं होता, इसकी बॉन्डिंग ऐसी ना हो कि ऐसी होगी, इनमें कोई एक्साइटेशन नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है एक्साइट होने की, जरूरत ही नहीं है एक्साइट होने की। जब तक सिग्मा नहीं बनाना ना, तो जरूरत ही नहीं है एक्साइट होने की, चाहिए ही नहीं एक्साइटेशन बाबा। बिकॉज ये जो ऑर्बिटल्स है ना, ये, अरे कैसे बताऊं, ये वाले, इनकी ब्यूटी होती है, इनमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालोगे तो वो डिफ्यूज्ड हो जाती है, चार लोब्स में फैल जाती है। डी को डी कहते ही इसलिए बिकॉज वो डिफ्यूज्ड है। एस बोले तो शार्प, पी बोले तो प्रिंसिपल, डी बोले तो डिफ्यूज्ड। ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में डी ऑर्बिटल्स की स्टोरी है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये डिफ्यूज्ड होते हैं, डिफ्यूज्ड। और डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी ना, तो बहुत ही बेहद गंदी तरीके से, बहुत ही बेकार तरीके से वो फैल जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन कहता है मुझे एक्साइट होना ही नहीं है। क्यों होना है? अरे क्यों एक्साइट होना है? मेरे को नहीं एक्साइट होना, मेरे को नहीं एक्साइट होना, मेरे को तो 4 सिग्मा बनाने में एक काम करता हूं, एज ए लोन पेयर ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेता हूं, और एज ए ये पार्टिसिपेट भी कर गया, खेला हो भी गया, 4 ऑर्बिटल, स्टिल sp3 हो गया आपका खेल, बिल्कुल sp3 खेल हो गया, एकदम sp3 खेल हो गया। और पता लगा कि ये दोनों, इसको यहां लिखो या लिखो, कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और डी ऑर्बिटल खाली ही पड़े रहे, खाली ही पड़े रहे, जैसे खाली पड़े थे वैसे खाली ही पड़े रहे। स्टोरी ये हुई, अब आर आया और आर ने यहां पर जुड़ गया, एक्चुअल में ऐसा ऐसा ऐसा, और चौथा बॉन्ड बना कोऑर्डिनेट। ओ माय गुडनेस, चौथा बॉन्ड बना कोऑर्डिनेट, और इसके कोऑर्डिनेट बनने से इस ऑक्सीजन के 2p, इस ऑक्सीजन के 2p और इसके खाली 3d के बीच ये पाई बॉन्ड बना। इस तरह के पाई बॉन्ड को हम नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्ड, एब्सोल्यूटली नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्ड है। और इसी को कई कबार लोग पाई बैक बॉन्ड भी बोल देते हैं। दिस इज समटाइम्स रेफर्ड एज पाई बैक बॉन्ड, कभी कभार इसी को पाई बैक बॉन्ड बोल देते हैं। एक्चुअली नॉर्मल तरीके से कन्वेंशनली ये 2p 3p ओवरलैपिंग नहीं करते, इनफैक्ट 2d 3d भी, 2p 3d भी कन्वेंशनल ना जाके नॉन कन्वेंशनल जाते हैं। ये ऐसा करने की कई वजह। पहली वजह, बिना बात का एक्साइटेशन करवाने की जरूरत नहीं है, आपने एक्साइटेशन को अवॉइड कर दिया, एनर्जी बचा ली, पहली बड़ी वजह, पहली गजब की वजह है। और दूसरी गजब की वजह, इस तरह के डी ऑर्बिटल से जब आप इंटरैक्ट करेंगे तो ये ओवरलैपिंग बहुत बढ़िया होगी, बजाय इस ओवरलैपिंग के। ये वाली हाफ फील्ड जो थी ना, नॉर्मल कन्वेंशनल पाई बॉन्ड था ना, कन्वेंशनल पाई बॉन्ड था ना, कन्वेंशनल पाई बॉन्ड था ना, वो उतना बढ़िया नहीं होगा। इसको मैं पिक्चर के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। अगर आप इस तरह की स्टोरी, माय गुडनेस, कैसे कहें, आय हाय कैसे कहें, कह नहीं पा रहे कौन सी बॉन्डिंग होगी। अगर हम इस तरह की बॉन्डिंग लेते हैं, P1D1 टाइप की, ठीक है, P पाई 1 D पाई 1 टाइप की बॉन्डिंग, यानी कि कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग लेते हैं अपन। कन्वेंशनल जो नॉर्मल टाइप की पाई बॉन्डिंग, हाफ फील्ड वाली,
हाफ फील्ड वाली, ठीक है, हाफ फील्ड। नॉर्मल जो पाई बॉन्ड बनते थे, अगर उस टाइप के पाई बॉन्डों को लें, दैट इज हाफ फील्ड टाइप की स्टोरी को अगर लें, अगर हाफ फील्ड टाइप की स्टोरी को हम लोग लें इस तरह को, सो यहां भी हाफ फील्ड होगा, यस, यहां भी हाफ फील्ड होगा, यस, माय गुडनेस, और यहां भी हाफ फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रॉन तो पूरे डी में जाएंगे, क्लाउड तो पूरे डी में फैलेगा। अगर हम इसकी जगह इसको इस तरह की कराएं कि पी पाई टू डी पाई, यानी कि नॉन कन्वेंशनल कराते हैं, अगर हम इसको नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग्स कराते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। ऑर्गेनिक में भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, मतलब गजब का रोल है ऑर्गेनिक में भी। आप देखेंगे यही एक कारण है ऑर्गेनिक में। जब आप देखेंगे तो जो थायोफीन होती है ना, थायोफीन, लोग टुच्चे बनाते रहते हैं, मूर्ख, छोटी मोटी किताबें, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, फलाना ज्यादा है, थायोफीन है ना, थायोफीन, अचानक से इस थायोफीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो काफी बढ़ जाती है, बजाय पाइरोल के और फ्यूरान के। ये ज्यादा क्यों है? सारा खेल इसी में छुपा हुआ है दरअसल। इस तरह के अनेकों सवालों का, इलाइड्स की रिएक्शंस, है ना, इलाइड्स की रिएक्शंस कैसे होती है, विटिक की रिजियो सेलेक्टिविटी की स्टोरी, सब इसी में छकी हुई है। अगर हम इसको बनाएंगे तो यहां पर ये भरा हुआ है, टा 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 टा, सपने दिखा अब तो मैं, ये है। अगर हम इस तरह की, बहुत दिनों से मैं पढ़ाई नहीं पा रहा था, लग रहा स्ट्रेस था पिछले 5 महीने 4 महीने से, दिमाग खराब हो गया था। पढ़ाने वाला आदमी स्ट्रेस हो जाए तो दिमाग खराब होता उसका। ये वाली जो ओवरलैपिंग होगी, ये गजब होगी, बेटर होगी। इट्स ए गुड वन, गुड बॉन्डिंग, दैट्स ए गुड बॉन्डिंग। और ये वाली जो ओवरलैपिंग होगी, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट सो गुड बॉन्डिंग। मुझे तो लगता है पिक्चर ही आपको सब कह दी होगी, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं होगी। शायद पिक्चर ने ही सब कह दिया होगा, क्योंकि ये वाला जो आधा मटेरियल है ये किसी काम नहीं आ रहा बॉन्डिंग में। हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेस्ट हो गई हमारी, डिफ्यूज्ड हो गई हमारी। इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचा, इसमें इलेक्ट्रॉन आया और वो डिफ्यूज्ड हो गया, और डिफ्यूज्ड होके वो बर्बाद हो दिया। यहां ऐसा नहीं है, इसीलिए इस टाइप की बॉन्डिंग्स मोर इफेक्टिव है। यही वजह है जनाब, इनमें कन्वेंशनल पाई बॉन्ड्स नहीं है, इसीलिए थर्ड पीरियड ऑनवर्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं, तीसरे पीरियड और आगे आने वाले जो कंपाउंड्स हैं, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड वाले जो कंपाउंड्स हैं, उनमें ये कन्वेंशनल पाई बॉन्ड नहीं होता, चाहे फिर वो इलाइड्स हो, चाहे फिर वो कुछ और। इनमें ये पाई बॉन्ड जो होता है ये नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्ड होता है। यही वजह है इनका आसानी से कैनोनिकल्स बना दिया जाएगा, इजीली इनको इनकी चार्ज फॉर्म में लिखा जाता है, आसानी से इनको इनकी चार्ज फॉर्म में लिखा जाता है, आसानी से इनको इनकी चार्ज फॉर्म में लिखा जा सकता है, आसानी से। एक कन्वेंशनल पाई बॉन्ड में ऐसा लिखना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। यही रीजन है इनकी स्ट्रक्चर्स में इनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होता है, मोर कंट्रीब्यूशन। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, मोर कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज्ड स्ट्रक्चर्स,
चार जो स्ट्रक्चर होती हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है, और यही कंट्रीब्यूशन इनकी रिएक्शंस को चलाता है, यही कंट्रीब्यूशन इनकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है, ग्रेटली अफेक्ट करता है, जबरदस्त अफेक्ट करता है। ये वाला कंट्रीब्यूशन, ये चार्ज स्ट्रक्चर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इनकी प्रॉपर्टीज को ग्रेटली अफेक्ट करता है मेन ग्रुप में। थर्ड पीरियड के लिए ये एक बहुत ही गजब की स्टोरी है, और ये स्टोरी का होने की वजह कि उनको नॉन कन्वेंशनल इस टाइप की बॉन्डिंग्स ज्यादा बेटर होती है बजाय 2p पाई 3p पाई कन्वेंशनल बॉन्डिंग्स की। यही बेसिक वजह है, दिस इज द बेसिक वजह कि जो ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग का ट्रेंड होता है, बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग या पाई ओवरलैपिंग का जो ट्रेंड है, पाई ओवरलैपिंग का जो ट्रेंड है, या फिर आप कह सकते हैं बैक बॉन्डिंग्स का जो ट्रेंड है, बैक बॉन्डिंग वही बात है, बैक पाई बॉन्डिंग्स, बैक बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग है ना, पाई बैक बॉन्डिंग्स, उनका ट्रेंड है, ये एक बेटर टाइप की होती है। अब क्वेश्चन उठता है एप्लीकेशन क्या है, क्या कहते हैं इस बॉन्डिंग को, कहां कहां होती है बॉन्डिंग। अगर एप्लीकेशन बताने लगूंगा ना तो आप पगला जाओगे आप, ऐसे एप्लीकेशन है, पगला जाओगे। ठीक है, अभी इसकी बात कर लीजिए, क्लियर बाद में बात कर ले। अच्छा, क्या क्या एप्लीकेशन है, जबरदस्त एप्लीकेशन। आपको मालूम है, एक छोटा सा नाम बोलूं, विटिक रिएक्शन से तो क्या, आप समझ में आया ना विटिक रिएक्शन का खेल। यस, ये है विटिक रिएक्शन का खेल, दरअसल ये है विटिक रिएक्शन का खेल। अरे मैं बहुतों से पूछता हूं, अरे बहुत पप्पुओं से पूछता हूं, अरे एक बात बता, है ना, ये इसको तो तुरंत कैसे लिख देता है, ऐसे कैसे लिख देता है, तो तुरंत ऐसे कैसे लिख देता है, और इसको, अच्छा तो फिर कार्बोनिल में क्यों नहीं लिखता, इसको तुरंत ऐसे क्यों नहीं लिखता तू, है इसको ऐसे क्यों नहीं करवाता, इसको करवाने के लिए तो पसीना आ जाएंगे, नानी याद आ जाती है, नानी। इसको चार्ज स्ट्रक्चर में वेरी लेस कंट्रीब्यूशन, इसकी जो चार्ज स्ट्रक्चर है, इस चार्ज स्ट्रक्चर का वेरी लेस कंट्रीब्यूशन, कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता इसका भाई, बहुत नेग्लिजिबल होता है। बट इसकी जो चार्ज स्ट्रक्चर है, कई बार तो हम एक को दूसरी की जगह यूज कर ले जाते हैं, कई बार तो हम एक को दूसरी की जगह बना के ले जाते हैं यार, कई बार तो हम एक को दूसरी की, H2 अलग होगा ना लिखा, उसकी मैं नहीं लिख रहा हूं, उसको आप समझ जाना ना, इसको हम कभी ये लिखा बना के ले जाते कभी, और मोस्टली तो ये वाली फॉर्म यूज करते हैं हम, बिकॉज है ही ऐसी बॉन्डिंग भाई, एक्चुअल में ऐसी बॉन्डिंग है, एक्चुअल में ऐसी है भाई। ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दादा, ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है पप्पू, ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अरे ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है पप्पू, ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दरअसल, दीज आर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ओके, ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट। और ये तो पाई बैक बॉन्डिंग है, तो पाई बैक बॉन्डिंग्स को तो हम दिखाते नहीं है, पाई बैक बॉन्डिंग्स को तो हम पार्शियल पाई बॉन्ड मतलब एक तरफ से दिखाते नहीं है, वो परमानेंट पाई बॉन्ड होते नहीं है, तो परमानेंट पाई बॉन्ड नहीं होते तो फिर इसकी चार्ज स्ट्रक्चर कहां से आएगी, इसकी चार्ज स्ट्रक्चर यहां से आएगी, हमको इसको ऐसे दिखाना होगा, और जब हम इसको ऐसे दिखाएंगे तो A to B कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसा दिखाया जा सकता है, A से गया प्लस और B पे आया माइनस, इसीलिए इसको हम क्या दिखा देते हैं, CH2PPH3, इस पर प्लस और इस पर माइनस, और लोग है ना इतना आसानी से इसको तोड़ लेते हैं, मतलब इतना आसानी से तोड़ लेते हैं, मुझे तो शर्म आती है, मुझे तो उन पे दया आती है कि ना वो केमिस्ट्री की चीरहरण करते हैं, उन्होंने केमिस्ट्री का चीरहरण करके रखा है, ऐसे तोड़ लेते हैं, ये ले, अरे कैसे तोड़ लिया भाई पाई बॉन्ड ऐसे, कैसे तोड़ लिया पाई बॉन्ड ऐसे, अरे अपना बाप का राज है, तोड़ लिया ऐसे, कैसे तोड़ लिया पाई बॉन्ड ऐसे भाई, कैसे तोड़ लिया ऐसे पाई बॉन्ड, आपने तोड़ लिया, अब कीटों का तोड़े बताओ, आप में औकात है इसको बनाए, बताओ आप इस बॉन्ड को ऐसे इस वाली फॉर्म को यूज करके बताओ उसको यूज करके, तुम्हारा पापा भी यूज करके बताना, हाँ मैं नहीं कर रहा, रिजल्टिक स्ट्रक्चर नहीं है, बट इसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है भाई, आप ऐसी फॉर्म यूज करके बताओ कीटोन की, बिना कुछ रिएजेंट यूज करके नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, इसको तोड़ लेते हैं, ये तोड़ लिया, अरे नानी याद आ जाएगी इसको तोड़ने में, इसको तोड़ने में जन्म याद आ जाएंगे साथ, ऐसे नहीं टूटता है, ऐसे होता है, ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, बैक बॉन्ड्स को दिखाते नहीं है,
बैक बॉन्ड्स को दिखाते नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाते हैं और फिर ऐसे लिखते हैं और इसको छिपा गए क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग है, ये पाई बैक बॉन्डिंग है, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं, आगे देखेंगे, इनको शो नहीं करते, एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन है ये। ऐसे ही तोड़ देते, बस तोड़ लो, ऐसे ही थोड़ी लिखा जाता है, ऐसे ही थोड़ी लिखा जाता है। इसको पहले लिखेंगे इस स्ट्रक्चर में ऐसे, इसको ऐसे बैक बॉन्ड को हटाएंगे, फिर हम उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे लिखेंगे। यस यस विवेक गंगवार, कोई सी भी पाई बॉन्डिंग बढ़िया होगी 2p3p से, कोई सी भी पाई बॉन्डिंग 2p3d बेटर होगी 2p3p से, कोई सी भी पाई बॉन्डिंग बेटर होगी, कोई सी भी पाई बॉन्डिंग। अरे बुल्ला बुल्ला कैसे लिख दिया ऑर्गेनिक में ऐसे बुल्ला। चलिए हम आगे चलते हैं। सो एप्लीकेशन क्या है, पहले तो कहते क्या है इस नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग को, इस नॉन कन्वेंशनल पाई बॉन्डिंग को कहा जाता है बैक बॉन्डिंग्स, ठीक है, इनको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग्स, बैक बॉन्डिंग्स या पाई बैक बॉन्डिंग्स। क्यों होती है? बहुत सिंपल सी स्टोरी है, किसी भी बॉन्ड में डबल बॉन्ड करैक्टर लाना इसलिए होती है, ना कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ड्राइविंग फोर्स है, सब छोटी क्लास में फेंकते थे हम बिना बात में, ऐसे टाइम पास करते थे। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ड्राइविंग फोर्स है तो नाइट्रोजन क्यों कर लेता है, उसमें तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता ही नहीं, एक ही लोन पेयर होता है, फिर वो क्यों कर लेता है बैक बॉन्डिंग। कार्बन क्यों कर लेता है बैक बॉन्डिंग यार, कार्बीन क्यों कर लेती है बैक बॉन्डिंग भाई, कार्बीन को तो वैसे ही बेचारी जिंदगी दुखी है, कार्बीन की तो लाइफ बर्बाद है, कार्बीन की तो लाइफ बर्बाद है, जिंदगी भी मतलब बेचारों ने कभी लाइफ में जिंदगी में कार्बीनों ने तो कुछ नहीं देखा, फिर वो क्यों कर लेती है भाई बैक बॉन्डिंग्स। आपको मालूम है इस टाइप की जो कार्बीन्स होती हैं, आपको मालूम है इस टाइप की कार्बीन्स होती है वो काफी ज्यादा स्टेबल कार्बीन्स होती है, ऐसी वाली जो बैक बॉन्डेड कार्बीन्स होती है, ये क्यों कर लेती है, इसमें रिपल्सन तो छोड़ो, ये क्यों कर लेती है बैक बॉन्डिंग। अच्छा कार्बीन वापस क्यों कर देती है बैक बॉन्डिंग्स, तो बहुत सारी कहानियां है, कोई इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन रिपल्सन कुछ नहीं है इसकी स्टोरी। क्यों होती है, बहुत सिंपल सा बात है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर के लिए जब जब पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आएगा मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करेगा, और मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करेगा तो बेसिकली ओवरऑल स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, दैट्स व्हाई बैक बॉन्ड्स टेक्स प्लेस होते हैं, ये पाई बॉन्डिंग्स ही हैं। तो पाई बॉन्डिंग क्यों बनती है, वैसे ही बैक बॉन्डिंग बनती है, बॉन्ड बनने से एक्स्ट्रा बॉन्ड शॉर्टन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई ओनली रीजन। सो डबल बॉन्ड करैक्टर बेसिकली इस सारी कहानी का राज है, दैट्स कॉल्ड डबल बॉन्ड करैक्टर, दैट्स कॉल्ड डबल बॉन्ड करैक्टर। वो डबल बॉन्ड करैक्टर ही है इस पूरी कहानी की जड़ में, इस पूरी कहानी के बेस में उस डबल बॉन्ड करैक्टर को बोलते हैं। डबल बॉन्ड करैक्टर आएगा तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेंगे डेफिनेटली, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी घटेगी, और अगर एनर्जी घटेंगी तो क्या होगा, वही जो एक नॉर्मल बॉन्डिंग होने पे होता है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। कोई स्टेरिक फिस्टेरिक फलाना कोई इसका रीजन नहीं है, नॉर्मल सिंपल सी स्टोरी। हाँ ज्यादा कम का वो कैसे हो सकती है, वो फैक्टर्स फैक्टिंग हो सकते हैं, वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, फैक्टर्स फैक्टिंग हो सकते हैं कि भाई फैक्टर्स फैक्टिंग ये है, फैक्टर्स फैक्टिंग वो हो सकते हैं। अच्छा कौन कौन से टाइप की होती है अगर हम इस बॉन्डिंग की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया। अगर इन पाई बैक बॉन्डिंग्स की चर्चा करें, ठीक है, बहुत एप्लीकेशन होते हैं इनके, बहुत एप्लीकेशन, इन पाई बैक बॉन्डिंग्स की चर्चा करें अगर हम, ठीक है, तो पाई बैक बॉन्डिंग्स कौन से तरह की होती है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको पहले भी समझा चुका और यहां भी समझा देता हूं। सबसे बढ़िया, वैसे तो 2p पाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन नॉर्मल 2p पाई में बैक बॉन्डिंग्स का के लिए उनको जाना नहीं जाता है दुनिया में, ठीक है। तो सबसे पहले तो p पाई है ना, p पाई में 2p पाई इज ए गुड वन, 2p पाई इज ए गुड वन, या पहले तो p पाई d पाई लिखो ना, p पाई d पाई लिखो, ठीक है, क्योंकि इनके लिए मेनली बैक बॉन्डिंग को जाना जाता है, असल तो कहानी यही है, ठीक है। इसमें होती है नॉर्मली 2p पाई 3d पाई, ठीक है, इस तरह की बैक बॉन्डिंग। हाँ हायर डी भी हो सकते हैं, लो रेयर केसेस में हो सकते हैं, हायर डी भी हो सकते हैं, बट p पाई d पाई इसमें 2p पाई 3d पाई मेनली, दैट्स मेनली, ठीक है, इट्स मेनली, है ना, पाई बॉन्डिंग्स में। अच्छा p पाई की बात करें, p पाई की बात करें तो 2p तो वैसे भी ओवरलैपिंग हमेशा अच्छी होती है, ऑलवेज गुड ओवरलैपिंग होती है।
2p पाई 3p पाई नॉट सो गुड ओवरलैपिंग, ठीक है, नॉट गुड ओवरलैपिंग, नॉट गुड ओवरलैपिंग। ये तो वेरी गुड ओवरलैपिंग, क्योंकि 2p तो सदाई बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग होगी, और ये भी गुड बॉन्डिंग, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग। इसके अलावा बॉन्डिंग्स होती है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, दीज आर द अदर बैक बॉन्डिंग्स दैट इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार बैक बॉन्डिंग्स। नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार बैक बॉन्डिंग्स को फिर से दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, दैट्स कॉल्ड p पाई पाई स्टार बैक बॉन्डिंग, दैट्स फिल्ड p एंड vacant pi star, and the other one is d pi pi star back bondings, d pi pi star non conventional bondings, right? अच्छा, कुछ बातें समझ लीजिए। नॉर्मली बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग कैसे हुई है। इससे इस बात का कोई मतलब नहीं कि थर्ड पीरियड का होगा, फोर्थ पीरियड का होगा। थर्ड पीरियड वाले भी खूब बैक बॉन्डिंग करते हैं, फोर्थ पीरियड वाले भी करते हैं, फिफ्थ पीरियड वाले भी बैक बॉन्डिंग बनाते हैं। इफेक्टिवली उतनी बढ़िया नहीं होती, पर बनाते सब हैं। इसीलिए ये सब छोटे बच्चे हम पढ़े आए ना, बैक बॉन्डिंग होने की शर्त क्या है, ठीक है। कई लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है, कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग होने की शर्त क्या है। तो छोटे बच्चे 11वीं में, ठीक है, उनको टाइम पास कराने के लिए, बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े कंपाउंड तो पढ़ते नहीं है, उनको ये बता दो कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड में डबल बॉन्ड नहीं है तो बेचारे बौखला जाएंगे। तो वो बताते हैं कि 1 सेकेंड 1 एलिमेंट होना चाहिए, 1 एलिमेंट सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, ठीक है, अदर एलिमेंट थर्ड पीरियड का, अदर जो है सेकेंड और थर्ड का, ये होना चाहिए। 11वीं 12वीं के नोट्स है मेरे, 11th 12th में मैं भी ऐसे पढ़ाता था, पर इसका अब हम तो बड़े हो गए, नेट वेट में इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सब कोई मतलब की चीज नहीं है। हम देखेंगे कि एक्चुअल में कोई कंडीशन फंडीशन नहीं, जहां पर फील्ड ऑर्बिटल होगा, बगल में वेकेंट ऑर्बिटल होगा, बढ़िया पाई ओवरलैपिंग हो रही हो, वह हर जगह ये हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आएगा जरूर, लीजेंड गेमिंग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आएगा, 100% आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा। तो ये सब बेकार की बातें है ना। मैं जर्मेनियम में भी बता सकता हूं, टिन में बता सकता हूं बैक बॉन्डिंग, मरकरी में भी होती है बैक बॉन्डिंग, सो ये बेकार की बात। यस, नॉन कन्वेंशनल, यस, दीपार्जुन मुखर्जी, इसीलिए वो मेनली नॉन कन्वेंशनल है, यस। अच्छा, एप्लीकेशंस क्या है, अलग कंपाउंड में बताऊंगा आपको कहां होती है, देखना मैं सिखा दूंगा आपको कहां होती है। अच्छा, मेनली अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है इसके। दो तरह के एप्लीकेबल्स होते हैं, सॉरी एप्लीकेशंस होते हैं, स्ट्रक्चरल एप्लीकेबल, स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा कि ये जरूरी नहीं, मैं कह रहा गलत है ये, कोई एलिमेंट नहीं, फोर्थ पीरियड का भी मिलेगा आपको, खूब फोर्थ पीरियड का भी मिलेगा, फिफ्थ का भी मिलेगा, ठीक है। मरकरी भी बनाएगी, टिन भी बनाता है ना, जर्मेनियम में भी बैक बॉन्डिंग चलेगा, ये यार चलेगा, इससे ना इसको आप छोड़ दीजिए, ये सब स्टोरी को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। वो छोटे बच्चे की बात थी बताने के लिए, वो भी केवल पी ब्लॉक की 2-4 चीजों की बात थी, ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन और एप्लीकेशन इन प्रॉपर्टीज, ठीक है, दोनों में एप्लीकेशन की बात करें। स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में क्या होगा, किस किस पे इफेक्ट होगा। अच्छा, स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में बात करेंगे, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, बड़ा बात होता है एक, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल फलाना, फिर इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ इस पर, इफेक्ट ऑन ज्योमेट्री, इफेक्ट ऑन ज्योमेट्री, शेप, इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्टेबिलिटी एनालिसिस, इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी, कि भाई स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, स्टेबिलिटी, इफेक्ट ऑन कॉन्जुगेशन, इफेक्ट इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन पे क्या इफेक्ट कर रहा है। आप कहोगे सर साइक्लिक कॉन्जुगेशन क्यों पढ़ा रहे हो, बिकॉज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड आएंगे, वो इनऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे उनको, इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। सो जब इनऑर्गेनिक एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तो इसका बहुत बड़ा रोल होगा कि क्या फर्क पड़ता है साइक्लिक कॉन्जुगेशंस में,
या कॉन्जुगेशन में इसका, ठीक है। इफेक्ट ऑन रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में क्या फर्क पड़ता है इसका, ठीक है। स्पेशली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज स्ट्रक्चर्स, स्पेशली contribution of charge structures, contribution of charge structures, right। और लास्ट है ऑर्गेनोमेट्रिक एप्लीकेशंस, मेटेलिक एप्लीकेशन। आपको पता है हम लोग कंपाउंड केमिस्ट्री से ही कहानी की शुरुआत करेंगे, इसलिए डायरेक्टली हम लोग चीजें कंपाउंड केमिस्ट्री से ही सीखेंगे। सो ऑर्गेनोमेट्रिक एप्लीकेशन, उसकी भी हम लोग चर्चाएं कर लेंगे। ये हमको पढ़ना है, ठीक है। कुछ कंपाउंड हमें इनके साथ निपटा देने हैं, स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन के साथ कुछ कंपाउंड निकले हैं, जैसे हैलाइड्स कहीं होगा तो उनमें, ऑक्साइड्स कहीं होगा तो उनमें, ठीक है। सिलिकेट्स में भी स्टोरी थोड़ी बहुत हम देख लेंगे, सिलिकॉन्स में मतलब कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल कंपेयर करके सिलिकेट वर्सेस सिलिकॉन्स की भी बात कर लेंगे, सिलिकॉन्स कैटालिसिस से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी भी बात कर लेंगे, फिर ऑर्गेनोमेट्रिक एप्लीकेशंस में भी देख लेंगे, ठीक है। ये इसी में इंडस्ट्रियल यूज वाला में वो भी आ जाएगा, जो इंडस्ट्रियल यूज वाला कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनोमेट्रिक भी आ जाएगा, वो भी बहुत, उसको भी हम लोग देख लेंगे, और प्रॉपर्टीज में एप्लीकेशन की कहानी को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सो कल से हम सीधा इस नॉन कन्वेंशनल बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस को एस्टेब्लिश करेंगे, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे वन बाई कंपाउंड केमिस्ट्री से। इसलिए मैं पहले ही कह दे रहा हूं, हम बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे, हम सीधी सीधी कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, डायरेक्टली कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सीधी सीधी कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये बात आपके दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए, डायरेक्टली कंपाउंड केमिस्ट्री। अपन सिलेबस की चर्चा करेंगे, सिलेबस से न लेफ्ट चर्चा करेंगे ना सिलेबस से राइट चर्चा करेंगे, डायरेक्ट सिलेबस की चर्चा करेंगे, इधर उधर कहीं नहीं मारेंगे, साथ में सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। मेन ग्रुप के लिए कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये वाली बुक फॉलो कर लो, इसका नाम है वेद पी शर्मा, ये किताब फॉलो कर लो। कम से कम लेक्चर्स में खत्म कर दूंगा, आज वाला लेक्चर तो गिनो ही मत। हमने एक इंट्रोडक्टरी काम किया आज वाले लेक्चर के, तो उसको तो गिनो ही मत, दिस इज 0 लेक्चर, ठीक है। मेन ग्रुप लेक्चर 0, बेसिक इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल 0 लेक्चर है। अगले वाले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे, मुश्किल से आपको 20 से कम लेक्चर में कर लेंगे। आएगा, मैं दिखाते क्यों नहीं, आ जाएगा, ठीक है। बैक बॉन्डिंग को आ जाएगा सब। बहुत बहुत धन्यवाद। कल से लेक्चर स्टार्ट करेंगे, कम लेक्चर में हम 20 में आसपास में हम लोग कहानी को निपटा देंगे, ठीक है। पढ़ लेंगे हम, जिसमें सारी कंपाउंड केमिस्ट्री को पढ़ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।